नमस्कार बंधुओं, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, हमारा यूपी एलटी ग्रेड का क्लास प्रारंभ हो चुका है, जिसमें दो सेक्शन हैं। 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट का माने फिजिकल एजुकेशन का या और सब्जेक्ट का, और 30 प्रश्न आते हैं जनरल स्टडी का, जनरल नॉलेज का। तो आज हमारा ये जनरल नॉलेज का, जीएस का, जनरल स्टडी का पहला क्लास है। साथियों, फिजिकल एजुकेशन माने मेन सब्जेक्ट की क्लासेस तो जम के रहेंगी ही। 2-3 दिन में बाकायदे क्रम से आना शुरू हो जाएगा। आज पहला क्लास जीके जीएस पर। जी हाँ, इसका मेंस भी लेता रहूंगा मैं बीच बीच में कि किस प्रकार से आप 200 शब्दों में सजा सकते हैं, 125 शब्दों में कितने बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तव में जो भी अंदेशा लग रहा है कि मेंस होगा, तो जिस प्रकार से मैंने पहले क्लास में बताया था, आप जरूर देख लीजिएगा कि लिखने का प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। ठीक है, जितना भी विद्वान हो कोई मतलब नहीं होता, लिखने का प्रैक्टिस जरूर करिए। कम से कम एक सेट कर दीजिए कि इतने लाइन में मेरा 200 शब्द आ जा रहा है और इतने लाइन में मेरे 125 शब्द आ जा रहे हैं। बस लिखने का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन इतना बढ़िया बढ़िया कराऊंगा कि मजा आ जाए। फिलहाल क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएगा। जहाँ एक क्या बताऊं, क्लास के प्रारंभ में ये सब कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चूंकि बताना जरूरी है, साल 1.5 साल बाद आया हूं, इसलिए ये बताना जरूरी है कि क्लासेस की कोर्स फी क्या है, कैसे है। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि केवल जीके का क्लास करना है तो 199 में, और अगर पूरा क्लास करना है तो 499 में, दोनों सब्जेक्ट और जीके का। जीके का साथियों कम से कम 50 क्लास होंगी और डिटेल में होंगी। मेरा रिकॉर्ड रहा है एमसीक्यूज पर, बिल्कुल मैं काम बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। आप ऐसा क्लास, एक क्लास लीजिए जिसमें सैकड़ों एमसीक्यू छिपे हुए हो। ठीक है, बीच बीच में उसको भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अभी थ्योरी क्लास चलते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं पहला क्लास में। पहले अपने भारत को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर भारत के नक्शे को हम नहीं जानते हैं तो बहुत से खेल संगठन, बहुत से स्पोर्ट्स जो इवेंट हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, ओलंपिक गेम है, एशियन गेम है, पता नहीं कहाँ कहाँ हुए हैं, तो आप रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे। लेकिन मैप से परिचित रहेंगे तो बढ़िया से याद रहेगा। इसलिए पहले इस बार मैप से परिचित करा देता हूं। और आज सबसे पहले अपने भारत को जानते हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, अगर भारत को जानना है, भारत के गलियों को जानना है, भारत के प्रदेश को जानना है, भारत के जिलों को जानना है, भारत के कण कण को जानना है, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। और स्वामी जी ने कहा कि अगर आपको भारत को जानना है तो लोकल ट्रेन से यात्रा करिए, चालू ट्रेन में, भौकाली ट्रेन में नहीं, एसी में और डबल एसी में और सिंगल एसी में। ठीक है, ओरिजिनल जानना भारत को, भारत है क्या, किस स्तर पर है, लोकल ट्रेन में चालू में जाइए, तब समझ में आएगा। तो हम लोग आज चालू ट्रेन से शुरू करते हैं। पहले अपने भारत को जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद और दूसरे को देखेंगे। ठीक है जी हाँ। तो ये देखिए, हमारा 7 महाद्वीप, दुनिया में 7 महाद्वीप है, सबको पता है एक बेसिक। चूंकि जिस बैकग्राउंड से आप लोग हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी उम्र दराज लोग भी हैं, और मुझसे जुड़ने वाले लोग ऐसे होते भी हैं। नए बच्चे थोड़ा कम सट पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ज़्यादा बकवास की बातें नहीं है कि आप लाइव क्लास में ऊट पटांग बातें करिए, इसलिए थोड़ा सा बच्चे नहीं जुड़ पाते। बट जितने लोग जुड़ते हैं, सब सिंसियर लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक चीज़ें सबको पता है कि हमारे देश में एक जो हमारा जो पृथ्वी है, देश क्या, हमारे विश्व में पृथ्वी जो है वो 7 भागों में विभाजित है। उसको हमने महाद्वीप का नाम दिया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और ये हमारा वाला एशिया, देखिए इंडिया है ये, और ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ये यूरोप है, यूरोप, ये अफ्रीका,
ये एशिया, सबसे बड़ा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका। इसमें से कई लोग हो सकता हो कि अपने सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। मैं इतना कहूँगा कि विद्वान आदमी वही होता है जो चीज़ों को कम पढ़ता लेकिन बार बार पढ़ता है। बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना बहादुरी नहीं है, जितना उस पर मनन करना, बार बार उस पर रिवाइज करना, वो ज़्यादा विद्वान बनाता है। विद्वान मतलब कि आपको चैंपियन बनाता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और ये एशिया में देखिए हमारा ये भारत है। पहले हम भारत को देख लेते हैं। आज भारत में 28 प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कैसे क्या हुआ उसका हम इतिहास जानते हैं, और ये बहुत सवाल समेटे हुए रहता है, ध्यान से पढ़िएगा उसको, ठीक है। देखिए हमारा ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप आपको पता ही है कि हमारे भारत से सटे हुए जितने देश हैं, खास करके इधर देखिए चाइना हो गया हमारा, पांचों तान हो गए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर इधर आपका पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, जितने अरेबियन कंट्री हो गए, मुस्लिम कंट्री जो अरेबियन कंट्री हैं, वो सब एशिया में सब आ गए, है ना। ओमान, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, जॉर्डन, ये सब एशिया में आ गया। और इधर आपका आसियान कंट्री है 10 देश में, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और मलेशिया, ये सारी चीज़ें, फिलीपींस वगैरह, ये सब इधर आ गए। ये सब हमारे एशिया का पार्ट है। इधर मंगोलिया और रूस का भी बहुत बड़ा पार्ट एशिया में, थोड़ा सा पार्ट यूरोप पे है। रूस का थोड़ा सा पार्ट यूरोप पे है, ज़्यादा पार्ट हमारे एशिया में। तो ये एशिया में, तो एशिया को हम बाद में देखेंगे। वो हमको मज़ा आएगा तब जब हम एशियन गेम पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ गेम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हो रहा है, तो याद करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे हमारे भारत को पहले देखते हैं। ये हमारे भारत माता 28 प्रदेश में विभक्त हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आप लोग अगर मैप से परिचित है तो बहुत बढ़िया है। लगभग लगभग आप लोग परिचित होंगे, नहीं होंगे तो मेरा एक निवेदन है, इस समय यूट्यूब वगैरह पर शॉर्ट्स जो आते हैं मैप का, गजब गजब का वो बना रहे हैं इस समय भाई। एआई का टेक्निक है, और जो टेक्निकल टीम होती है, अच्छे अच्छे चैनल्स की बड़ा गजब बनाते हैं। एक एक मिनट का देखिए, आप भारत से अच्छे तरीके से परिचित हो जाएंगे। जब भी आप कोई क्लास स्टार्ट करिए, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का कोई मैप का बस क्लिक करिए। पता चला कि आज आंध्र के बारे में बताया जा रहा है, तो आज ये नदी के बारे में, तो ऐसे ऐसे बड़ा अच्छा नॉलेज आता है, ठीक है। इधर उत्तर भारत, इधर पूर्वी भारत, इधर पश्चिमी भारत, इधर दक्षिणी भारत, और इधर पूर्वोत्तर। ये देखिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमारी मोहतरमा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की देन है कि इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी जबरदस्त निर्णय क्षमता और आत्मबल की बदौलत जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, या हमारे आर्मी वाले, हमारे देश के जितने फोर्स थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसमें खींच लिया, इस देश को छीन लिया, अलग आजाद करवाया बांग्लादेश को, ठीक है। निर्णय क्षमता इंदिरा गांधी की थी, लेकिन वास्तविक क्षमता दिखाया हमारी फोर्स ने। तो 1971 में बांग्लादेश, देखिए हमारे देश के बीच में देश है ये, बांग्लादेश आज़ाद हो गया एक अलग। ये पाकिस्तान का पार्ट था। देखिए पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान ये है। जब पाकिस्तान 1947 में हमारे भारत से अलग हुआ, भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो पाकिस्तान के पास 2 हिस्से थे। एक इधर था, मैप में इधर पूरब माना जाता है, इधर पश्चिम। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान देखिए सफ़ेद में, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन हम लोग तो खौले हुए थे कि आपने हमारे देश को बांटा है, हम तुमको बांट कर रख देंगे। और 1971 में इंदिरा गांधी जी की नीति, चाल जो कहिए, हमारे भारतीय राजनयिकों की चाल, 1971 में अलग हो गया बांग्लादेश, ये हो गया, ठीक है। तो बांग्लादेश के इधर भारत की स्थिति कुछ और है, रहन सहन कुछ और है। और इधर जो 7 प्रदेश हैं, इसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 बहनें बोलते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7ओं का सिस्टम अलग है। यहाँ खूब पहाड़ हैं, खूब झील झरना है, खूब जंगल हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत जगह आप नहीं भी जा सकते हैं। खूबसूरत जगह है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, और हिमालय की वादियों में
आप समझ सकते हैं कि जो हिमालय के क्षेत्र में, ये देखिए हमारा हिमालय मुकुट, हमारे भारत का मुकुट, हिमालय पर्वत इधर से आया हुआ है, इधर तक है, और यहाँ मुड़ा है, यहाँ गायब हो गया समंदर में, फिर इधर आ गया अंडमान और निकोबार के रूप में, अंडमान और निकोबार के रूप में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारा भारत बना कैसे? हमारे भारत का रूप तो भाई देखिए, ये पाकिस्तान भी हमारा था, ये बांग्लादेश भी हमारा था, बहुत हिस्सा हमारा था, लेकिन आज का ये जो स्वरूप है, जिसमें से कुछ चीजें हम गलत दिखाते हैं, इस पर ये LAC है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर चाइना का कब्जा है, जिसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। और यह LOC है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, जो POK कहा जाता है। ठीक है, हमारा मेन मैप तो ये होना चाहिए, लेकिन जनरली ये सभी लोग जानते भी है, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैप का प्रयोग इतना ज्यादा हुआ कि एक आम बच्चा भी जानता होगा। ये अक्साई चिन, इसे बोलते हैं अक्साई चिन, और ये बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के अधिकार वाला कश्मीर। ठीक है, तो ये है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं CBCM। अंग्रेज जाने से पहले ये 4 पोर्शन लेके आए थे, 4 प्रोजेक्ट लेके आए थे हमको थोड़ा बरगलाने के लिए, थोड़ा पटाने के लिए, कि जाते जाते अय मुसाफिर, हम तो चल रहे हैं, लेकिन कम से कम हमको इतना गलत मत समझना, हम तुम्हारे देश पर 200 साल राज के, लेकिन जाते जाते तुमको बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। तो देखिए इधर C से आया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ठीक है, इधर B से आया बेवेल योजना, सब इंग्लैंड से आ रहा है, सब इंग्लैंड से आ रहा है। C से आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, और M से आया माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना। देखिए CBCM, CBCM ये आया 1942 में, और ये 1945 में, ये 1946 में, एक एक साल बाद, और ये 1947 में। इसी माउंट बेटन योजना, हमारे देश का अंतिम वायसराय, अंग्रेजी वायसराय अंतिम यही था, लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन ने 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। और इसके पहले क्या क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन आया, और इसने बताया कि अगर ऐसे कर देते हैं, माने उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर चीज याद करिए, क्योंकि आपका लेवल अच्छा है, लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ना है कि हम PCS IAS की तैयारी कर रहे हैं। बस हमको काम चलाने के लिए बढ़िया से पढ़ना है कि एक स्तर में भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, इतना हमारा तैयार हो जाए। कृषि, कृषि जहाँ एग्रीकल्चर से पिछली बार खूब सवाल आए थे, तो इतना तैयार हो जाए कि बस, बहुत ज़्यादा नहीं, सब्जेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन इस 30 में से बार बार कहूँगा 15 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए। 15 होने का मतलब तो फिर आप तो अपने सब्जेक्ट का राजा रहते ही हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। तो CBCM दिमाग में रखिएगा, क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना, पता नहीं कैसा पेन चल रहा है, इस पर चल नहीं पा रहा ना, बेवेल योजना और माउंट बेटन योजना। तो 42 में जब आया, उस समय ये लग रहा था कि भारत आज़ाद हो जाएगा, माने भारत आज़ादी के लिए कुलबुला रहा था। उस समय हमारा 1942 में क्या चला था, भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ थोड़ा सा इनको सूद किया जाए, इनको थोड़ा शांत किया जाए, तो इंग्लैंड से एक दल आया, क्रिप्स मिशन, लेकिन भारतीयों ने नकार दिया कि बहुत जो हम पहले चाहते थे, आप बहुत लेट आए हो, भाग जाइए। फिर बेवेल योजना आया 45 में, फिर कुछ झुंझुना पकड़ाना चाहा, फिर कुछ हमको सुविधा देना चाहा, भारत ने कहा ये हम बहुत पहले चाहते थे, भाग जाइए। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट माने वहां का मंत्रालय, इंग्लैंड से कैबिनेट मंत्री का एक मिशन आया, उसने कहा कि पहले तो आप एक संविधान बनाइए, आप अभी हम लोग अगर चले जाएंगे तो आप लोग अपना देश कैसे चलाएंगे, पहले आप संविधान बनाइए। तो इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में हमारी संविधान सभा बनती है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान, संविधान के जानकार चुने जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से उन्होंने अपना संविधान बनाना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया इंग्लैंड से, और उसने बताया कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन आप इस देश को चलाएंगे कैसे,
आप सदियों से गुलाम रहे हैं, रजवाड़ों का साम्राज्य खत्म हुआ, सदियों से गुलाम रहे, कभी दिल्ली सल्तनत का, कभी मुगल वंश का, कभी हमारा, तो आपको पता है नहीं हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रन दिस कंट्री, कैसे देश को चलाया जाए। तो हम आपको बता रहे पहले एक संविधान बनाइए, चूंकि आप लोकतांत्रिक देश हैं, लोगों की इच्छा से देश चलता है, तो आप पहले एक संविधान सभा बनाइए और उसके आधार पर एक संविधान बनाइए, तभी चलेगा। तो संविधान सभा बना, बड़े बड़े लोग इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब भीमराव अम्बेडकर, जो सारे लोग थे वो इसमें आए और 9 दिसंबर 1946 से पहली बार बैठक हुई संविधान की और वहीं से संविधान बनना शुरू हुआ। और 26 नवंबर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार हो गया, माने 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये कॉमन जानकारी सभी जानते हैं, इसलिए केवल नारों बता दे रहा हूँ। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, माने संविधान बनना शुरू हुआ। और 26 नवंबर 1900, देखिए संविधान दिवस आता है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकार हुआ, भले लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही अनुच्छेद लागू हुआ था, यहाँ पूरा हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया, लेकिन ये 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ तक गिनेंगे तो आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कैबिनेट मिशन के थ्रू। उसके बाद माउंटबेटन योजना आया, इन्होंने कहा उस समय दोस्तों, ये आज जो आपको 28 देश दिख रहा है, उस समय यहाँ पर 565 देश थे, 565 रजवाड़े थे। रजवाड़े माने राजाओं का साम्राज्य था, माने पूरे देश में 565 रजवाड़े थे, ठीक है। पूरे देश से 565 रजवाड़े थे। अब कहीं जूनागढ़ है, कहीं हैदराबाद है, कहीं कश्मीर है, हमारे उत्तर प्रदेश से बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़, सिंगरामऊ, दुनिया भर, माने इधर जोधपुर, अजमेर, जयपुर, इस प्रकार से 565 लोग थे। छोटा छोटा साम्राज्य था, राजा होते थे और अपना साम्राज्य देखते थे, उनके नौकर चाकर होते थे, जैसे लक्ष्मीबाई थी झांसी। अब झांसी क्या है, छोटा सा एक ऐसा एरिया उत्तर प्रदेश का जहां पर गंगाधर राव, लक्ष्मीबाई राज करते थे। ऐसे ही 565 लोग थे। जब आजादी मिलने वाली थी तो सबसे ज्यादा यही घबराए हुए थे कि हमारा क्या होगा, पाकिस्तान अलग हो रहा है, भारत अलग हो रहा है, और हम कहाँ जाएंगे 565 लोग। तो माउंटबेटन ने कहा था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप आजाद रहिए। जी हाँ, बहुत लोग यहाँ पर सोचे कि ना ना ना, हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम तो आजाद रहेंगे। खास करके हैदराबाद, ये हैदराबाद नहीं है, ये है हमारा हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में 5 प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये तो पश्चिम भारत में आ गया, ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को काट करके 2014 में तेलंगाना बना हुआ है। कर्नाटक मैसूर, टीपू सुल्तान, कर्नाटक बीजापुर, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, माने केरला आपको पता ही है। तो ये जो है हमारा दक्षिण भारत है। तो यहाँ पर कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं हम अलग रहें, कुछ लोग चाह रहे थे पाकिस्तान में मिलना। ध्यान दीजिएगा, इधर जोधपुर, जयपुर, इधर जूनागढ़ देखिए, ये है जूनागढ़ गुजरात का, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब और ये कश्मीर, ये पाकिस्तान से सटे हुए 4 प्रदेश, ये कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश, और ये गुजरात, ये पाकिस्तान से सटे हुए 4 प्रदेश। और यहाँ पर जूनागढ़ एक था, वो भी मिलना चाहता था, मतलब सटे हुए सोच रहे थे कि पाकिस्तान में मिल जाए। इधर का राजा कौन था, जिस प्रकार से हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसी प्रकार पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, जो चाहता था कि अगर हम भारत में रहें तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल जीरो के बराबर रहेगा, क्योंकि वहाँ हिंदुओं का संख्या ज़्यादा, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आधिपत्य उनका होगा, गुंडई उनकी होगी, हमारी कुछ नहीं चलेगी। इसलिए उसने कहा कि नहीं भैया, हमको 2 राष्ट्र चाहिए, भारत पाकिस्तान। और बाद में जिदिया के वो ले ही लिया, नहीं माना। माउंटबेटन को कहना ही पड़ा कि चल भाई तू जा अपना लेकर के पाकिस्तान जा। तो यहाँ का मोहम्मद अली जिन्ना और इधर के गांधी जी वगैरह सब थे, नेहरू। लेकिन हमारे सबसे
मजबूत स्तंभ थे वल्लभ भाई पटेल जी। ये रियासती मंत्री थे उस समय। रियासत माने वही देसी रियासत, रजवाड़ा माने देसी रियासत, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स। रजवाड़ा माने 565 रजवाड़ा कहिए, 565 देसी रियासत कहिए, 565 प्रिंसली स्टेट्स कहिए। वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी आ गई कि नहीं, आप किसी तरह साम दाम दंड भेद छल बल कल मार धाड़ तोड़ फोड़ चाय जैसे इनको मिलाइए भारत में। फिर वल्लभ भाई पटेल ने अपना डंडा चलाया, हड़का के फुसला के बहका के लहरा के चाय जैसे इन्होंने सबको पटाया और अपने भारत में मजबूर कर दिया कि भारत से मिलो, नहीं तो तुम्हारा कुछ बुरा होगा, ज्यादा बुरा होगा। ठीक है, तो बस 3 लोगों ने गुंडे ही दिखाया, एक इधर हैदराबाद ने, एक इधर हैदराबाद और एक इधर जूनागढ़, 3 लोगों ने गुंडे ही दिखाया, और एक इधर कश्मीर। इन लोगों ने कहा नहीं भैया, हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान मिलेंगे, हम तो अलग चाहिए, हमको अलग चाहिए। कहें ठीक है वल्लभ भाई पटेल, कहानी बहुत लंबी है लेकिन आपके लायक बस उतना ही जरूरी है जितना याद हो जाए फट से, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन वाले तो बिल्कुल भी जीके से टच में नहीं रहते। हाँ, अगर उनकी तैयारी दूसरी है तो भले रहे। तो जूनागढ़ ने कहा नहीं, हम नहीं मिलेंगे, न इधर मिलेंगे न उधर मिलेंगे, हम तो अलग अपना चाहेंगे कि हम अलग रहें। ये जी हजूर तखलिया तखलिया, ताली बजाए, हजारों आ गए, ताली बजाए, सब भग गए। ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी जब लोकतंत्र बन जाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, यहां पर करवा दिया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह माने रेफरेंडम। इन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, जनता से ही पूछ लेते हैं तुम किधर मिलना चाहते हो। यहाँ की ज्यादातर जनता मिलना तो नहीं चाहती थी, राजा के आदेश का पालन करना चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने रात में वही फिर से साम दाम दंड भेद हेर फेर खेर लेन देन ये वो करके उन्होंने पूरी जनता को ऐसा बरगलाया कि जनता ने वोट दे दिया कि हम भारत में मिलेंगे। इसको भारत में मिला लिया गया जूनागढ़ को। हैदराबाद थोड़ा गुंडई कर रहा था, यहाँ के नवाब ववाब थे। हैदराबाद की कहानियां कुछ अलग होती है, आज भी कुछ नवाब हैं बड़े अलग हैं। तो हैदराबाद को इन्होंने पुलिस कार्रवाई मतलब वहां पर लगा दिया फोर्स चप्पे चप्पे पर। कहानी लंबी है लेकिन आपको समझाने के लिए छोटी सी बात कि चप्पे चप्पे पर लगा के जबरदस्ती इसको कब्जा कर लिया। रही बात महाराजा हरि सिंह की, यहाँ के राजा हरि सिंह ये बिल्कुल अड़े हुए थे कि नहीं नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद हमला कर दिया। हमला कर दिया जब यहाँ पर, तब ये बार बार लगे कि अरे बाप रे बाप, लगे गिड़ाने कि हमको थोड़ी सैनिक सहायता दो, हे भारत हमारी सहायता करो, हे पटेल हमारी सहायता करो। इन्होंने कहा कि एक ही शर्त पर सहायता करूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए, माने आप हमारे भारत में मिलिए। 2-3 बार इनकार किया, लेकिन जब सीने पर चढ़ाया जब पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम करते हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कश्मीर हमारे यहाँ मिल गया, लेकिन अनुच्छेद 370 माने कुछ शर्त लगा दिया कि भैया हमारी कुछ अलग से अपनी ऑटोनॉमस रहेगी, हमारा सिस्टम अलग रहेगा, राज्य करने का तरीका अलग रहेगा, और आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते, जमीनों में नहीं खरीद बेच सकते। लेकिन 370 अनुच्छेद 2019 में इस सरकार ने, जो अभी वर्तमान सरकार है, इसने हटा दिया कि भैया भारत में रहना है तो भारत का सेम स्थिति है, सब जगह सेम है। 370 हट गया, लेकिन ये 3 लोगों ने गुंडे दिखाया, उसके बाद हो गया। तब हुआ सीबीसीएम समझ में आ गया, ठीक है, इन तीनों को भारत ने रिजेक्ट किया। हाँ, इसके आधार पर हमारा संविधान बना, कैबिनेट मिशन के आधार पर, माउंट बेटन के आधार पर विभाजन हुआ, माने भारत पाकिस्तान अलग हुआ। और 565 को वल्लभ भाई पटेल ने अपने छल बल कल से, व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपने तकनीक से उन्होंने मिला लिया, सबको मिला लिया। ठीक है, 565 हमारे मिल गया सब। पाकिस्तान बेचारा ताकता रह गया, बहुत बहुत प्रयास किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन मिला नहीं पाया। अब ये हुआ कि प्रदेश कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये तो हो गया। तो आजादी के बाद ये कहा गया कि पूरा बांट उठ के, देखिए यही क्लास दूसरे में लेता हूं तो इतना डिटेल फिर बताना पड़ता है, पर आपके लिए बस उतना जरूरी है जितना आने की संभावना है। 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान दीजिएगा,
6 केंद्र शासित प्रदेश, जो आज हम लोग यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, यूटी, उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 प्रदेश थे। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, असम है, जो हमारा बम्बई है, जो हमारा राजस्थान है, सब पहले से था। 14 प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश, आज 8 हैं। 6 में से सबको पता है कि दिल्ली तब भी था, दिल्ली तब भी था, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये आज भी है, तब भी था और आज भी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार आज भी है, लक्षद्वीप, और उसमें एच एम टी था, माने हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, आज नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण प्रदेश है, पूरा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, उसका सिस्टम अलग होता है, लेकिन फिर भी एक वाक्य में जान लीजिए कि जिन प्रदेशों की इतनी क्षमता नहीं होती कि अपने संसाधनों से अपने राज्य का निर्माण कर सके या राज्य का भरण पोषण कर सके, बढ़िया से राज्य को समुचित रूप से चला सके, उन लोगों को केंद्र सरकार माने दिल्ली की सरकार गोद लेती है कि चलो भैया ज्यादातर सहायता हम करेंगे। ऐसे लोगों को हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब कहोगे दिल्ली सर दुनिया को चला रही है, माने भारत को, दिल्ली को गोद लेने का क्या मतलब हुआ? तो दिल्ली अगर स्टेट हो जाएगा दोस्तों, तो उसका अलग सिस्टम हो जाएगा। फिर वो उस पर चढ़ाई करना, आक्रमण करना, उस पर बदमाशी करना सबके लिए बड़ी छोटी बात हो जाएगी। नहीं तो ऐसे पूरे देश का भी शान बना हुआ है। तो ये 3 आज प्रदेश बन चुके हैं, लेकिन कैसे कैसे कब कब बना उसको देख लेते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये निर्णय हुआ कि उस समय थे। बाद में 28 कैसे बना अभी देखते हैं हम लोग। इसके पहले कहा गया कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन माने किस प्रकार से ये जो 14 थे पहले से, अब कैसे बनाया जाए। 14 तो ऑलरेडी चल ही रहे थे, आजादी के पहले भी थे 11 प्रदेश। हमारी पहला चुनाव 1937 में हुआ था दोस्तों, तब भी 11 प्रदेश थे, 8 में कांग्रेस ने बहुमत लिया था, वो सब बात की बातें हैं। तो आजादी के बाद 14 प्रदेश थे, लेकिन कैसे किया जाए उनका विभाजन। अब जो बचा खुचा है, लगे लोग चिल्लाने कि हमारा राज्य बांटिए, बहुत बड़े बड़े हम नहीं सही कर पा रहे हैं। तो हुआ कि भैया भाषा के आधार पर होगा कि प्रशासन के आधार पर होगा कि भूगोल के आधार पर होगा। माने क्या उड़िया वाले को उड़ीसा दे दिया जाए, तमिल वाले को तमिलनाडु दे दिया जाए, तेलुगु वाले को आंध्रा दे दिया जाए, कन्नड़ वाले को कर्नाटक दे दिया जाए, बंगाली वाले को बंगाल दे दिया जाए, या प्रशासनिक आधार पर बांटा जाए, उसको कैसे बांटा जाए, या भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जाए, किस प्रकार से बांटा जाए। तब ये हुआ कि भाई कमेटी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई दिक्कत आती है, तब विद्वानों की कमेटी बैठाई जाती है, कोई भी क्षेत्र में, तब भी और आज भी विद्वानों की कमेटी बैठाई जाती है। और 3 कमेटी बैठी, यस के धर कमेटी, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिएगा, यस के धर कमेटी, जेबीपी कमेटी और फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये 3 कमेटी बैठी दोस्तों। अगर इस प्रकार से सवाल आता है कि इन कमेटियों का संबंध किससे है, तो राज्यों के पुनर्गठन से है। ये है तो यूपीएलटी ग्रेड का क्लास, लेकिन हर पेपर में आपके काम आएगा, कोई भी पेपर दें आप। तो यस के धर कमेटी 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जेबीपी 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की, बना था 48 में, और फजल अली 1953 में। ध्यान दीजिएगा आप, यस के धर कमेटी, अब ये रिटायर्ड जज थे, इनके अंडर में कमेटी, मतलब ये होता है कि विद्वानों की एक ग्रुप में उनको सौंप दिया जाए कि जाइए आप जांच पड़ताल करिए कि क्या होना चाहिए। तो इसके धर कमेटी ने जांच किया तो बोला कि नहीं भैया, भाषा के आधार पर करोगे तो बड़ी मार हो जाएगी, बड़ा प्रदेश बनाना पड़ेगा। अरे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी बड़ा बनाना पड़ेगा। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासन के आधार पर बनाओ, लेकिन यह रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ। तब जेबीपी माने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट पेश की। इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारा देश लिंग्विस्टिक डिवीजन जो होगा, भाषाई आधार पर विभाजन होगा, तो पूरा बहुत प्रदेश बनाना पड़ेगा, और प्लस एक दूसरे से अपने आप को अलग समझेंगे। तमिल वाला हिंदी को बिल्कुल भाव नहीं देगा, हिंदी वाला तमिल को भाव नहीं देगा, बड़ा अलग हो जाएगा। इन्होंने भी कहा कि नहीं, प्रशासन
के आधार पर विभाजन हो। लेकिन उसी दौर में दोस्तों, उसी दौर में एक आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश पहले पूरा था। ये आंध्र प्रदेश में एक नेता हुए श्रीमती पोट्टी रमल्लू। पोट्टी रमल्लू, इन्होंने, एक नेता थे, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया एकदम बिल्कुल कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन हमको भाषा के आधार पर एक राज्य चाहिए। हमको चाहिए तेलुगु, हमारी भाषा तेलुगु, हमको अलग करिए। हमको नहीं समझ में आती उड़िया, नहीं समझ में आती बंगाली, हमको नहीं समझ में आती हिंदी, हमको तेलुगु के आधार पर अलग करिए। पोट्टी रमल्लू बैठ गए और अनशन पर बैठ गए, बिना खाए बिना पिए, केवल पानी पर 56 दिन तक बिना खाए रहे। एक रिकॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा। भगत सिंह के समय 63 दिन तक व्रत रह के, 63-64 दिन तक रहकर मरने वाले कौन थे? मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे। उनको जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। जतिन दास, वो 63-64 दिन तक ये यहाँ 56 दिन तक रहे और कहे नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, तेलुगु चाहिए, तेलुगु चाहिए, तेलुगु भाषी चाहिए, और बेचारे 56 दिन के बाद मर गए। तो जब तक जिंदा थे तब तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब कुछ चलते रहे, सब कुछ। हाँ, होता है नहीं कि जब तक प्रेशर नहीं पड़ता लोग बड़े शांत रहते हैं, लेकिन जो ये मरे बवाल हुआ गरीब, बाप रे बाप, आंध्रा में इधर बवाल ना हो जाए। इन्होंने कहा भैया जल्दी से इनको हटो। 19 ये कब बैठे थे? 1952 में। ये 1952 में बैठे थे और मर गए 1952 में ही। तो 1953 में भाषा के आधार पर पहला प्रदेश बन गया आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा। दोस्तों, हमारे भारत की सबसे कठिन भाषा है तेलुगु भाषा। मैं अक्सर बोलता हूं ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन में भी कि अपने जेब में 10-20 कंचा ले लीजिए, गोली खेलने वाला, और उसको पकड़कर रगड़िए, किचिर किचिर किचिर, जो आवाज आएगी वही है तेलुगु। तेलुगु भाषा, जो तेलुगु भाषी तो मुझे सुनेंगे नहीं, जाने दीजिए। तेलुगु बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। तो पहला हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश 1953 में बना। 1953 में जब ये बन गया, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया, तब ये फजल अली आयोग आया। इस पे 3 लोग थे, फजल अली, के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कुजरू। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फजल अली ने कहा भैया अब भाषा के आधार पर पूरे प्रदेश को बना दो, भाषा के आधार पर पूरे प्रदेश को बना दीजिए। और हुआ क्या कि 1956 में आ गया राज्य पुनर्गठन आयोग, माने बन गया राज्य पुनर्गठन आयोग। भैया अब भाषा के आधार पर बना दो, जाने दो क्या करें, हम मर जाएंगे, कुल बवाल कर देंगे, तो उससे बढ़िया क्या है। अब उड़िया वाले को उड़िया बनाओ, बंगाली वाले को बंगाली बनाओ, हिंदी वाले को हिंदी बनाओ, मराठी वाले को महाराष्ट्र बनाओ, गुजराती वाले को गुजरात बनाओ, असमिया, मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बनाओ, जितना प्रदेश बांटना बनाओ, भाषा के आधार पर बनेगा। 1956 में ये बोल दिया गया भाषा के आधार पर बनेगा। इसके पहले कितने प्रदेश थे? मात्र 14 प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये हमारा हो गया 1956 के बाद शुरू हो गया बनना, प्रदेश बनना। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। पट्टाभी सीतारमैया, दोस्तों 2 क्वेश्चन आपका, 1-2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। तो हमारे कांग्रेस की स्थापना सबको पता है कि 1885 में हुआ था। आज जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है, यह 1885 में किसी एक अंग्रेज द्वारा, एओ ह्यूम, सबको पता है, एओ ह्यूम ने बनाया था। जबकि इसमें बड़ी गणित थी, ये तो खाली कहने के लिए कि यह अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया था। इसका हर साल एक सेशन होता था, आज भी होता है, लेकिन आज चूंकि कांग्रेस बेचारी गर्त में चली गई है तो अभी नहीं। एक सेशन होता था, सेशन हर साल होता था, 85, 86, 87, 88। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर में आपके है आधुनिक इतिहास में। लेकिन 1938 में और 1939 में बड़ा खतरनाक सेशन हुआ था। ये हुआ था हरिपुरा, हरिपुरा ये गुजरात में, यहाँ पर गुजरात में। और ये हुआ था त्रिपुरी, ये हुआ था मध्य प्रदेश। ये देखिए मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, हरिपुरा
पहली बार लड़े सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के आन बान शान सुभाष चंद्र बोस लड़े, गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, पूरी कांग्रेसियों ने सपोर्ट किया और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए माननीय सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उनका काम कुछ अधूरा था, उन्होंने सोचा कि 1 साल और लड़ूं तब जाके मेरा काम पूरा होगा। लेकिन गांधी जी को लगा कि यार बड़ा पॉपुलर हो गया है तो अभी मेरी छवि थोड़ी सी धूमिल हो रही है, इसके आगे ये नौजवान बच्चा बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और न तो कांग्रेसियों से सपोर्ट करवाने दिया। और इन्होंने कहा कि लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं तो लड़ूंगा। तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को दक्षिण भारत से, चेन्नई से, यहां से बुलाया, ये मुख्यमंत्री भी रहे थे, इन्होंने यहां से बुलाया कि आओ भाई, तुम्हारी इमेज ऐसी है कि सुभाष चंद्र बोस के सामने लड़ सकते हो, कोई लड़ने वाला है नहीं, आओ। और गांधी ने कहा कि हे सुभाष, अगर तुम जीत गए तो ये उसकी हार नहीं होगी सीतारमैया, मेरी हार होगी। और गांधी जी ने पूरी ताकत लगा दिया सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए, लेकिन नहीं हरा पाए और जीत गए। तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया, ये तुम्हारी हार नहीं है, मेरी हार है, मैं इस्तीफा देता हूं। मतलब इस्तीफा दे नहीं, लेकिन असहयोग बहुत किया सुभाष चंद्र बोस से, बल्कि खिसिया कर सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से और जाके एक नई पार्टी बनाते हैं, क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। माने सुभाष चंद्र बोस 2 बार लड़े थे, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में। इसी त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया, ये वाले जेवीपी कमेटी वाले पट्टाभी सीतारमैया आए थे यहाँ पर और लड़े थे, लेकिन हार गए थे त्रिपुरी। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस की वो औकात थी, बड़े बड़े को पानी पिला दे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं फटाफट कि कौन कौन प्रदेश कब कब बना, बस इतना जान लेते हैं। तो 14 प्रदेश तो पहले से था ही, उसके अलावा अब देखिए 1960 में महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से काट के गुजरात बन गया। देखिए महाराष्ट्र, ये गुजरात, तो 1960 में गुजरात बना, महाराष्ट्र पहले से था, उसको गुजराती लोगों को, जो गुजराती केम छे जो गुजराती करते हैं बेचारे, पैदाइशी बिजनेसमैन, ये गुजरात अलग है 1960 में, ठीक है। और माने 1900 जो हम लोग 56 की बात कर रहे थे, जहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, उस समय 14 प्रदेश, 6 केंद्रशासित प्रदेश थे। अब 1960 में दूसरा बन गया, गुजरात बन गया, ठीक है। 1963 में ध्यान दीजिएगा, 1963 में ये इधर देखिए पूरा असम था, ये बांग्लादेश हमारा, ये पूरा एक ही प्रदेश था। अब असम को ये देखिए असम आज ये गुलेल की तरह जो है, गुलेल की तरह असम है, इसको काट करके नागालैंड बना दिया गया। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये देखिए असम को काट करके क्या बना दिया गया, 1963 में नागालैंड बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा 1960 में बंबई को काट करके गुजरात बना। थोड़ा टेढ़ा होगा, जो कभी नहीं पढ़े हैं सब चीजें, लेकिन दिमाग में रखिएगा, बस आजादी के कुछ दिन बाद की बात हो रही है। बंबई को काट के गुजरात बना दिया गया, गुजराती भाषा को, गुजराती जो लोग रहते थे। यहाँ पर असमिया भाषा, बोडो उधर चलता है, प्लस और भी कई भाषाएं चलती है। तो यहाँ से जो थोड़े से नागालैंड, जो नगा जनजाति थी, उनकी कुछ भाषा अलग थी, तो उन्होंने अपने भाषा के आधार पर क्या कर लिया, नागालैंड ले लिया। और 1966 में, इधर देखिए 1966, ये पंजाब को काट करके हरियाणा बना दिया गया। देखिए पंजाब को काट के हरियाणा बना दिया गया, हरियाणा, ये हरियाणा है दोस्तों, जहां पर हमारे भारत का सबसे मशहूर युद्ध स्थल रहा है। पानीपत हरियाणा में, आपका तराइन हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, है ना, कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई, तराइन पृथ्वीराज चौहान वाली लड़ाई, और पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी जो पानीपत की लड़ाई, माने ये सब हरियाणा में रहा। तो पंजाब को काट के हरियाणा बना दिया गया, कब, 1966 में। 60, 63, 66, 60 में महाराष्ट्र को काट के गुजरात, 63 में असम को काटकर नागालैंड, 66 में पंजाब को काटकर हरियाणा, ठीक है। अब उसके बाद आता, अब अभी तक हिमाचल प्रदेश क्या था, यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, संघ शासित प्रदेश था, संघ राज्य था, माने कई तरीके बोलते हैं। अब यहाँ पर जो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, पहाड़ी हमारा इधर 3 है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीनों पहाड़ है। क्यों,
क्योंकि ये हिमालय के क्षेत्र में आता है और हिमालय बड़ी बड़ी चोटियां हैं, तो वहाँ पहाड़ रहेगा ही। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है 1971 में हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है, अब आप क्रम से भी गिन सकते हो, चाहे जैसे गिनो। 1971 में हिमाचल प्रदेश बन गया। अब आता 1972 में 3 प्रदेश बनते हैं। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। एमएमटी बोलो या टीएमएम बोलो, टीम बोल दो, चाहे जैसे। त्रिपुरा देखिए इधर, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा बना 1972 में, मेघालय ये बना 1972 में, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। मेघालय बना 1972 में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बिल्कुल याद रखेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये 7 बहनें हैं दोस्तों, 7 सिस्टर्स हैं। बड़ा क्लास हो रहा है, लेकिन ठीक है, अभी आपके पास टाइम है 2-4 महीने, तो अभी से पढ़ते रहेंगे तो जीके का वैसे भी दायरा इतना लंबा हो चुका है कि कोई भी एग्जाम बिना जीके के नहीं निकलने वाला है। तो ये 1972 में मेघालय, 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा। ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर है, सॉरी, नागालैंड इधर है, नागालैंड ये है, नागालैंड ये मणिपुर, ये 1972 में। ठीक है, ये सब असम से काट के बन रहा है दोस्तों। असम से काट के नागालैंड बना 1963 में, और असम से ही काट के क्या बन रहा है, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सॉरी मिजोरम नहीं, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। इधर देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी मिजोरम नहीं बना है, मिजोरम 87 में जाके बनता है। ये सब असम है दोस्तों, असम से काट के ही बन रहा है। असम से काट के 63 में क्या बना, नागालैंड, और 72 में 3 बना क्या, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अब बचा कौन कौन, ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बचा है। ये अब ये 87 में दोनों बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया हमारा 1972 में। 1972 में कौन कौन, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। नक्शे से दोस्तों याद हो जाएगा, अदरवाइज भूल जाओगे आप। अब आता है 1972 के बाद 1975। 75 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सिक्किम। देखिए ये सिक्किम हमारा पहाड़ी, ऐसे ये सिक्किम, यही बगल में हमारे देश के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। सही देखा जाए कंचनजंगा, वैसे तो हम लोग जबरदस्ती यहाँ बोलते हैं केटू, पीओके में है, केटू गार्डविन ऑस्टिन। ये पीओके में यहाँ पर है, हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन पीओके में है। लेकिन हम लोग अपना ही मानते हैं, जबरदस्ती मानते हैं तो मानते हैं, हमारा है तो है, देखेंगे जब कब्जा करेंगे। तो ये कंचनजंगा इधर है। 1975 में सिक्किम को हमारे भारत में मिलाया गया। इसकी लंबी कहानी है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। 1975 में सिक्किम। अब आता 1987, सीधे 75 के बाद 87। 87 में आपका आ गया जो बचा हुआ था क्या, मिजोरम। देखिए ये मिजोरम, ये मिजोरम है, ये आ गया 1987 में, मिजोरम। अब और क्या बचा था, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश बचा था। असम से काट के सब बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश। और एक क्या हुआ, गोवा। ये देखिए छोटा सा गोवा, समंदर के किनारे, इधर समंदर, इस वाले समंदर को हम लोग बोलते हैं अरब सागर, और इधर को बंगाल की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर, इतना बड़ा महासागर है, समंदर है। इधर वाले पार्ट को अरब सागर बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के एकदम किनारे गोवा छोटा सा देश है। तो गोवा दोस्तों 87 में बना। इसी बहाने हम लोग एक और जानकारी ले लेते हैं कि आज़ादी के बाद 2 प्रदेश हमारा अलग नहीं हुआ था, माने हमारा नहीं था, वो कब्जा था विदेशियों का ही। ये गोवा जो है, ये 1971 में अब जान लीजिए कि 2 प्रदेश, माने एक तो पांडिचेरी और गोवा ये 1961 में जाकर आजाद हुआ पुर्तगालियों से। ध्यान दीजिएगा, आजादी मिल गई हमको, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आजाद नहीं थे। अभी हमारे 2 प्रदेशों पर विदेशियों का कब्जा था। यहाँ पर तो गोवा लोग थे कि भैया, गोवा शुरू से ही पुर्तगालियों का बड़ा मन पसंदीदा जगह रहा है। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पुर्तगाली कल्चर ही देखेंगे, नंग दड़ंग से लेकर के वहाँ जितने खान पान से लेकर रहन सहन, पुर्तगाली कल्चर ज़्यादा मिलता है।
तो 1961 तक थे, कुछ समझौतों के माध्यम से थे, लेकिन वो हटाने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन विजय द्वारा भारतीय सेना द्वारा जबरदस्ती मार की खदेड़ा 1961 में। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा आजाद हुआ और हमारे आर्मी द्वारा मार करके खदेड़ा गया। लेकिन पांडिचेरी की बात अलग थी। इस समय इसको बोलते हैं पुडुचेरी, पर उसमें पांडिचेरी था। यहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा था दोस्तों, फ्रांसीसी कब्जा था, शुरू से ही फ्रांसीसियों का कब्जा था। और यह जाके समझौतों के माध्यम से 1954 में अलग हुआ हमसे। 1954 में फ्रांसीसी यहां से गए कुछ समझौतों के माध्यम से। आज भी लेकिन आप पांडिचेरी में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर फ्रांसीसी कल्चर है, वहां पर सामान मिलेगा, खान पान, रहन सहन फ्रांसीसी फ्रेंच कल्चर ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन पांडिचेरी है कहाँ? जो लोग जानते हैं उनको पता है, पांडिचेरी 4 जगहों को मिलाकर, चारों अलग अलग जगह पर फ्रांसीसी वहां रहते थे, इसलिए उन चारों को मिलाकर पांडिचेरी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु है, यहाँ है कराईकल, और फिर तमिलनाडु में ही पुडुचेरी। असली पुडुचेरी यही है, पांडिचेरी जो आज है असली तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में यनम है, यनम एक जगह है, यनम माने ये है। और केरला में माहे दोस्तों, ये चारों मिला करके यनम, माहे, कराईकल, पांडिचेरी माने आंध्र प्रदेश। देखिए इसी बहाने आप मैप से परिचित होते रहिए। आंध्र प्रदेश का एक जगह यनम जहां पर फ्रांसीसी रहते थे। केरला का माहे क्षेत्र, कहाँ चला गया? हाँ, केरला का ये माहे क्षेत्र, देखिए सॉरी माहे क्षेत्र केरला। और तमिलनाडु, जो ये तमिलनाडु है जहां से श्रीलंका सटा हुआ है, जहां से भगवान राम गए थे अपने सीता को लेने, तो कराईकल पांडिचेरी, यनम, माहे, यनम, इन चारों को मिला दीजिए तो पांडिचेरी कहा जाता था। यहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। एक हमारे महान हस्ती महर्षि अरविंद घोष, आपने नाम सुना होगा, महर्षि अरविंद घोष, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बंगाली के। जानते हैं घोष, दत्त, सेन, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी सब बंगाली होते हैं। तो ये अरविंद घोष, महर्षि, बहुत बड़े विद्वान आदमी महर्षि अरविंद घोष बंगाल में क्रांति कर रहे थे, लेकिन एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने बकायदे सेवा किया। इतना मारा जेल में कि पीठ लाल ही नहीं हुई, काला भी हो गया। और उस समय उनको जेल में विवेकानंद जी के दर्शन होने लगे। इतने मार खाए थे कि कुछ और नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ रहूंगा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, किसी तरह यहाँ से निकल भागे, पहले बाहर निकलते उसके बाद देखा जाएगा। तो ये यहाँ से निकल करके, बंगाल से निकल करके पांडिचेरी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा था, वहां अंग्रेज जा नहीं सकते थे। यहीं पर वो बस गए और यहीं पर उन्होंने एक आश्रम बनाया, ओरविले आश्रम, जहां पर जीवन भर रहे, क्योंकि अंग्रेज यहां छू नहीं सकते थे। और यहां पर उन्होंने ध्यान, साधना, योग के माध्यम से बहुत ही रचनाएं किया इन्होंने। आज उनकी रचनाएं BA में पढ़ाई जाती हैं, बड़े बड़े विद्वान। महर्षि अरविंदो की इंग्लिश बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, माने वर्णन के पर इतना कठिन लिखते हैं। हम लोगों ने MA में पढ़ा था सावित्री, इतना कठिन शब्द है, मतलब महाविद्वान आदमी महर्षि अरविंद घोष। और उन्होंने योग के माध्यम से महर्षि की उपाधि ली, बहुत बड़े विद्वान थे। तो कहाँ रहते थे? ओरविले आश्रम में। कहाँ? पांडिचेरी में। माने पांडिचेरी हमारे महर्षि अरविंद घोष का सब सवाल है दोस्तों, 1000 बार आया हुआ है। ओरविले आश्रम किससे संबंधित है या कौन महान क्रांतिकारी पांडिचेरी में रहते थे? तो पांडिचेरी कब आजाद हुआ? 1954 में। कब आजाद हुआ? 1954 में। किससे? फ्रांसीसियों से। लेकिन मार नहीं भगा गया, समझौतों के माध्यम से। भैया बहुत हो गया, जाइए यार, अपने घर जाइए आप। और इसको 1961 में गोवा का तो जबरदस्ती कब्जा किया गया था। ठीक है, तो सॉरी, तो यहां पर ये हो गया। तो 87 में तीनों आ गए। कौन कौन? मिजोरम जो बचा था, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 87 में। अब देखते हैं सन 2000 में डायरेक्ट आ जाते हैं। सन 2000 में 3 प्रदेश बना। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तरांचल,
पहले उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल, और तीसरा झारखंड, ठीक है, झारखंड। दोस्तों सन 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000 में 3 प्रदेश बना। ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर, ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना, ये मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तरांचल बना, बाद में उत्तराखंड हुआ था। उत्तर प्रदेश को काट के देखिए उत्तरांचल बना सन 2000 में। और ये बिहार, बिहार को काट के झारखंड बना सन 2000 में। इसी बहाने आप मैप से भी परिचित हो चल रहे हैं। ये यूपी से सटा हुआ बिहार, बिहार को काट करके झारखंड बना सन 2000 में। मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में। और उत्तर प्रदेश को काट कर उत्तरांचल बना सन 2000 में, जो आज उत्तराखंड है, ठीक है। 2014 में ये जो आंध्र प्रदेश है इसको काट कर तेलंगाना बना, ये 2014 में तेलंगाना बना। और हैदराबाद राजधानी अब तो उसकी होगी, तेलंगाना की पहले इसी की राजधानी थी, है ना। बड़ा विवाद रहा, तो युवा के अलग करो भाई, इनको अलग करो। और 2019 में हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर हमारा प्रदेश था, अब प्रदेश हट गया। ज्यों ही 370 अनुच्छेद हटाया गया, ये प्रदेश हट गया, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख अब ये दोनों यूटी हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए 2019 में। तो हमारा एक प्रदेश कम हो गया, पहले 29 प्रदेश थे, अब 28 प्रदेश हो गए। और 2020 में एक चीज हुआ, ये देखिए, इधर था दमन दीव, माने गुजरात में ही दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये दोनों को मिला, दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, यूटी थे। दादर नागर हवेली, दमन दीव दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया 2020 में। ध्यान दीजिएगा, 2020 में, माने पहले जब 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, इसको ले लिया 2, 2 हो गया 9 हो गया, 9 में से जब 2 मिला के 1 हो गया तो 8 ही रह गया। इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश और 29 प्रदेश से अब 28 प्रदेश रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं हुआ है, 2020 के बाद कुछ नहीं हुआ, 2025 में अब आनंद ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रदेशों का निर्माण हुआ। आप एक बार 2 बार नोट करते जाइएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार दोहरा लीजिएगा। दोस्तों इतना कहूंगा कि रिवीजन इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी सब्जेक्ट का चैंपियन बनना है तो पढ़िए कम, रिवाइज ज़्यादा करिए, बार बार कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा क्लास हो गया। और रही बात, इसी पर मैं बीच बीच में मैं आपका मेंस का प्रश्न देता रहूँगा। कितने आसानी से आप लिखोगे, अरे यार ये तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको लिखते रहिए दोस्तों, अपने मन की बात है, लिखते रहिए। अगर मेंस में कुछ आता है, जीके से आता है, बहुत चीजें, अब इसी में आ सकता है कि पोट्टी रमल्लू का आमरण अनशन किस हद तक भाषाई आधार पर प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए जिम्मेदार था। अब बस कुल पढ़े ही हैं, कुल कहानी किस्सा जाने लिए कि पिछले 2 कमेटियों ने निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का बंटवारा होता है तो अनर्गल होगा यह, इसलिए प्रशासनिक आधार पर विभाजन ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन बीच में एक महान नेता आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन पर जब बैठते हैं और उनकी मृत्यु होती है, उस मृत्यु के भय से कि एक सामाजिक विप्लव न हो जाए, एक आंदोलन न हो जाए, उस भय से जो उस समय का केंद्रीय सत्ता थे उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब भाषाई आधार पर भारत का विभाजन ठीक है, प्रदेशों का पुनर्गठन ठीक है, और उसी आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन हुआ। ये तो नॉर्मल हो गया, शब्द अभी नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ 100 शब्द लगभग हो गए, ठीक है। तो उसी आधार पर आप ऐसे ही बनाओगे, जानकारी रहेगी तो आप बनाओगे, लेकिन लिखते रहिए। आज अपने मन की भाषा लिखे, क्या लिखेगा? आज हमने पहली बार जीके पढ़ा, बड़ा बोरिंग टाइप का क्लास, थोड़ा समझने का प्रयास किया, लेकिन क्या बताएं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारा मन नहीं करता लेकिन पढ़ना पड़ता है। और मतलब कुछ इसी टाइप का लिखते चले, केवल शब्द सीमा बना दीजिए कि इतने पन्ने में मेरा आ जाएगा, बस अभी मजा आएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं, भारत को जानते हैं, उसके बाद विश्व को जानेंगे, मैप को जानेंगे तो ज्यादा आसान, चाहे आपका नदी नाला जो भी रहेगा थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज जिस लेवल में आप क्षेत्र में हैं उसमें जीके से कोई पाला पड़ता नहीं, इससे बढ़िया कहेंगे अरे यार चलो हम 120 पे हाथ मारते हैं। लेकिन माय डियर, नौकरी का सवाल है, 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतने आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलता, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा जरूर। मेरा एप्लीकेशन है विसल विद पंकज सिंह, उस पर आप एनरोल होइए,
आइए, अगर मज़ा आता है तो पहले तो कमेंट किया करिए कैसा लगा, और दूसरे चूँकि मैं साल डेढ़ साल बाद आ रहा हूँ, तो इसको थोड़ा-सा बढ़ाइए। जहाँ भेजना हो भेजिए, पढ़ने वाले लोगों के बीच में, मूर्खों के बीच में नहीं। ठीक है? पढ़ने वाले लोग अच्छा लगेगा। नमस्कार।